दुनिया इस वक्त एक ऐसे बेहद खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। अमेरिका और ईरान के बीच हाई रिस्क नेगोशिएशन जारी है, लेकिन बातचीत किसी नतीजे तक पहुंचती नहीं दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा डेडलॉक कहां है? सबसे बड़ा डेडलॉक है ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम। अमेरिका चाहता है कि ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट बंद करे और अपना स्टॉक पाइल जो है वो देश से बाहर भेजे, लेकिन ईरान ने साफ कह दिया है कि परमाणु ऊर्जा उसका सार्वभौमिक अधिकार है। एनरिचमेंट बंद नहीं होगा और यूरेनियम हर हाल में ईरान में ही रहेगा। उधर अमेरिकी अभी भी प्रतिबंधों में राहत देने को तैयार नहीं दिख रहा। ईरान चाहता है कि उसके फ्रीज एसेट्स खुले, तेल निर्यात पर लगी पाबंदी हटे ताकि उसकी अर्थव्यवस्था को थोड़ा राहत मिले। इन सब से बढ़कर मामला स्टेट ऑफ हॉर्मुज से भी जुड़ा है, जिससे ईरान हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अब ना अमेरिका दबाव हटाने को तैयार है और ना ईरान पीछे हटने को। हालांकि कतर, पाकिस्तान और ओमान जैसे देश पर्दे के पीछे से मीडिएशन में लगे हुए हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल अगले 48 घंटों का है। क्या सीजफायर टूटेगा? क्या अमेरिका दोबारा हमला करेगा? और क्या ईरान इस बार कोई बड़ा जवाब देगा? क्योंकि अगर युद्ध बढ़ा तो सिर्फ मध्यपूर्व नहीं जलेगा, दुनिया में तेल संकट गहराएगा, बाजार गिरेंगे, महंगाई बढ़ेगी, नौकरियां जाएंगी और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बड़ा खतरा यानी मंदी का खतरा मंडरा रहा है। इन सभी पर करेंगे बात, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अमेरिका की धमकी के बीच ईरान में हलचल बढ़ी। ईरान के विदेश मंत्री से मिले पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर, राष्ट्रपति पेजेश्कियान और ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ से भी पाक आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है। अमेरिका का संदेश लेकर ईरान पहुंचे हैं पाकिस्तानी सेना प्रमुख। अब देखना यह है कि क्या कुछ निकल कर आता है। ये हाई निगोशिएशन इस वक्त चल रहे हैं, लास्ट राउंड एक तरह से का निगोशिएशन चल रहे हैं, क्या कुछ निकल कर आता है। इधर ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ की अमेरिका को धमकी, दोबारा हमला करना ट्रंप की सबसे बड़ी मूर्खता साबित होगी। गालिबाफ ने कहा है कि दोबारा हमला अमेरिका ने किया तो ये ज्यादा विनाशकारी होगा। हम राष्ट्र के अधिकारों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, ये ईरानी स्पीकर गालिबाफ का कहना है। अमेरिका जैसे देश हम पर भरोसा कभी नहीं करेंगे। महंगाई की आग को तेल की कीमतों ने फिर सुलगा दिया है। 10 दिन के अंदर देश में तीसरी बार तेल की कीमतें बढ़ा दी गई। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी कर दी गई है, लेकिन इसके बावजूद तेल कंपनियों के घाटे की अभी भरपाई पूरी नहीं हो पाई है। इसलिए आशंका जताई जाने लगी है कि आने वाले समय में कीमतें और बढ़ेंगी। ऐसे में आम लोगों की जेब और ज्यादा खाली होगी और इसका सीधा असर महंगाई पर पड़ेगा। हॉर्मुज पर बारूदी पहरा है। दुनिया में तेल संकट गहरा है। हॉर्मुज के रास्ते अंतर्राष्ट्रीय तेल व्यापार का 20% हिस्सा गुजरता है। महायुद्ध शुरू होने के बाद जब से इस रूट पर ताला लग गया तो दुनिया भर में तेल की कीमतों में आग लगना स्वाभाविक था। इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड की कीमत जो कभी $70 प्रति बैरल हुआ करती थी, वो $120 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है। युद्ध विराम टूटने और महायुद्ध का नया चैप्टर शुरू होने की आशंका के बीच इंटरनेशनल ऑयल सप्लाई पर संकट के बादल छटने का नाम नहीं ले रहे। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को युद्ध शुरू होने के 1.5 महीने तक रोका गया ताकि आम लोगों पर इसका असर न पड़े, लेकिन आखिरकार ये फैसला लेना ही पड़ा। भारतीय तेल कंपनियों का घाटा जब बहुत ज्यादा हो गया तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी करनी ही पड़ी। 10 दिन में तीसरी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। इस बार दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में 87 पैसे और डीजल में 91 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। दिल्ली में पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमत 99 रुपये 51 पैसे प्रति लीटर हो गई, जबकि कोलकाता में 110 रुपये 64 पैसे और मुंबई में 108 रुपये 49 पैसे का भुगतान करना होगा। इधर चेन्नई के लोगों को 1 लीटर पेट्रोल खरीदने के लिए 105 रुपये 31 पैसे चुकाने होंगे। इसी तरह दिल्ली में डीजल की नई कीमत अब 92 रुपये 49 पैसे हो गई।
जबकि कोलकाता में प्रति लीटर डीजल की दर 97 रुपए 2 पैसे और मुंबई में 95 रुपए 2 पैसे तक पहुंच गई है। चेन्नई में डीजल की कीमत बढ़कर 96 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर हो गई है। हाँ, महंगाई जरूर बढ़ रही है और इस महंगाई को बढ़ने से जो गरीब तबका है, बिल्कुल गरीब तबका है, उसका तो ये मान लीजिए कि उसको अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करने को रहेगा। पेट्रोल डीजल ही नहीं, सीएनजी से गाड़ी चलाना भी अब महंगा पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में सीएनजी का रेट भी 1 रुपए प्रति किलो बढ़ा दिया गया है। दिल्ली में सीएनजी अब 81 रुपए 9 पैसे प्रति किलो मिलेगी। 15 मई के बाद सीएनजी की कीमत में तीसरी बार बढ़ोतरी की गई। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी अनिवार्य हो गई है, क्योंकि महायुद्ध के बाद कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से भारतीय पेट्रोल कंपनियों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा था। उनका घाटा आसमान छूने लगा था। दरअसल ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से भारतीय तेल कंपनियों को पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की बिक्री पर हर महीने करीब 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था। यानी हर रोज करीब 1,000 करोड़ रुपए का घाटा भारतीय तेल कंपनियां उठा रही थी। कुछ विशेष परिस्थितियों में यह दैनिक आंकड़ा 1600 करोड़ रुपए से लेकर 1700 करोड़ रुपए तक भी रिकॉर्ड किया गया। महायुद्ध की वजह से पैदा हुए ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से तेल की बचत कम करने की अपील की थी। वैश्विक संकट के इस समय में हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे और उन संकल्पों को पूरे समर्पण भाव से पूरा करना होगा। जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा लें। और मेरे साथ बहुत ही खास पैनल जुड़ रहा है चर्चा के लिए। मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेस्टन साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अमेरिका से पूर्णिमा नाथ जी, दुबई से कार्तिक गौर, लंदन से विजय राणा साहब और विजय सरदाना साहब दिल्ली से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सबको मैं बहुत धन्यवाद करूंगा न्यूज़ नेशन के मंच में आने के लिए। जनरल मेस्टन, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, क्या वाकई अमेरिका हमला करेगा ईरान के ऊपर, जो वर्तमान के पूरी परिस्थितियां हमें दिख रही हैं? आपको क्या लगता है? और देखिए, मेरे को ये लगता है कि जहां तक अमेरिका का सवाल है, वो हमले के लिए तैयार है, लेकिन करेगा कि नहीं, लगता तो नहीं वो करेगा। और ईरान भी इसी प्रकार तैयार है, लेकिन क्या वो लड़ाई करना चाहेगा? वो भी नहीं करना चाहेगा। दोनों तरफ ईरान और अमेरिका लड़ाई करना नहीं चाहते हैं, लेकिन टॉक्स कर रहे हैं। लेकिन टॉक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, दोनों साइड की रेड लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। उदाहरण के तौर पे अमेरिका बोलता है कि हमें वो 450 ग्राम एनरिच्ड यूरेनियम चाहिए और वो हमें ही हैंडओवर होगा, और ईरान बोलता है तो नहीं, हम देंगे नहीं और हमारे देश में रहेगा। अगर इतनी, और दूसरा ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को हम कंट्रोल करेंगे और टैक्सेशन लगाएंगे, तो इस प्रकार दोनों तरफ बड़ी हार्ड लाइन अप्रोच है। पाकिस्तान का आर्मी चीफ अभी फिर गया वहां पर, और शहबाज शरीफ भी कोशिश कर रहा है, और अभी ये कतार भी वहां पर एक डेलीगेशन गई है। लेकिन मेरे को लगता है ये पीस टॉक्स में ही पता चलेगा, ये जो टॉक्स हो रही है, कि इसमें कौन हारेगा। अगर ईरान ने अपना न्यूक्लियर ये एनरिच्ड यूरेनियम दे दिया तो हार ईरान की है, नहीं दिया तो हार अमेरिका की है। तो अगर कोई हार मानने के लिए तैयार नहीं है, तो स्थिति ऐसी गंभीर है कि युद्ध कभी भी छिड़ सकता है। लेकिन उसका परिणाम इतना खराब होगा, ईरान को भी पता है और अमेरिका को भी, कि दोनों तरफ बहुत नुकसान होगा। और ईरान के लिए तो सिर्फ एक ही विक्ट्री है कि अगर वो सरवाइव कर ले और इस लड़ाई में एक स्टेटस को रखे, वो उसके लिए सबसे बड़ी विक्ट्री है। लेकिन अमेरिका के लिए सबसे बड़ी विक्ट्री ये है कि वो अपनी टर्म्स और कंडीशन जो उसने शुरू से बताई है, अगर वो अचीव कर ले युद्ध के जरिए, टॉक से तो होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो उसकी जीत है। क्या वो मिलिट्री तौर पे ये अचीव कर पाएगा?
मेरे को असंभव लगता है। ठीक है। तो सिचुएशन ओके जनरल मेस्टन, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की कि दोनों देशों ने अपनी रेड लाइन तो स्थिति कर दी, लेकिन लचीलापन दिखाने के लिए कोई तैयार नहीं है। इस तरह की हाई निगोशिएशन जब होते हैं तो दोनों देशों को लचीलापन दिखाना होगा, क्योंकि हर कोई सम्मान से एग्जिट चाहता है, क्योंकि उसको अपने घरेलू लोगों को भी जवाब देना होता है। पूर्णिमा जी, अमेरिका का जनमानस युद्ध नहीं चाहता, वहां के राजनेता युद्ध नहीं चाहते, क्योंकि सब महंगाई से त्रस्त हैं। ऐसे में ये जोखिम ट्रंप उठाएंगे, आपको लगता है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे आपको पता है 2 दिन पहले सेनेट ने एक वॉर पावर रेजोल्यूशन को एडवांस करने के लिए वोट किया है। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट हैज हैपेंड ओवर द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स। ये एक अच्छा डेवलपमेंट है जो प्रेसिडेंट ट्रंप का जो यूनिलैटरल पावर है उसको कर्व करने के लिए कोशिश करा जा रहा है। बट यहाँ पे इंटरनली बहुत कुछ चल रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप फर्स्ट ऑफ ऑल परहैप्स वो चाहते ही नहीं है कि यहाँ पे इलेक्शन जो होने वाला है वो हो। सेकेंड ऑफ ऑल, अगर कोई भी डिसीजन हो, ही डजंट वांट टू गेट परमिशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनली जो पावर है कांग्रेशनल पर्स को दिया गया है वो उनको यूज ही नहीं करना चाहते। बेसिकली ही वांट्स टू बाईपास एवरीथिंग एंड सब। बट अभी भी वीटो तो ट्रंप साहब के पास ही है ना पूर्णिमा जी? नहीं है, वॉर पावर अभी भी कांग्रेस के हाथ में है। तो ये पहला जो युद्ध उन्होंने छेड़ा था उसका जो 60 डेज है वो 60 डेज खत्म हो गया। उसके बाद उन्होंने लेटर भी भेजा था और बोल रहे थे कि सीज फायर हो गया। अभी नया युद्ध शुरू करेंगे तो एक तो यहाँ पे लोगों को अमेरिकन पब्लिक इज नॉट फॉर द वॉर। वहाँ पे उन्होंने मार खा गई है। पीछे जो युद्ध हुआ था, एक चीज़ इनकी प्रेसिडेंट और उनके पॉलिटिकल पावर उन्होंने क्या किया था, ब्रेन वॉश करके लोगों को साथ लिए थे। तो आपको याद है इराक वार में 75% लोग साथ में खड़े थे। बाद में जाके धीरे धीरे लोग आगे बढ़ के बोल रहे थे कि दिस इज नॉट ए राइट वॉर, बाहर आ जाना चाहिए था। लेकिन दैट टू 20 ईयर्स लग गया। इसमें प्रेसिडेंट ट्रंप को ऐसा लगा कि वो प्रेसिडेंशियल सीट में बैठ के सेकेंड टाइम आने के बाद उनको लगता है कि वो एम्परर बन चुका है। सो ना उन्होंने लोगों से परमिशन ली, ना आपने कांग्रेस से परमिशन ली। अभी जो ये युद्ध की धमकियां दे रहे हैं ना, वो आगे नहीं बढ़ सकता, नॉट फ्रॉम ए पर्सपेक्टिव ऑफ अमेरिकन स्टैंड पॉइंट। ठीक है पूर्णिमा जी, आप कह रही है, बिल्कुल आप कह रही है उनके घरेलू दबाव है, कांग्रेस का दबाव है, और जो आपने वॉर पावर रेजोल्यूशन की बात की, जो अमेरिका का कानून है 60 दिन के बाद अगर आप युद्ध कंटिन्यू करते हैं तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है। सरदाना साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं, ऑलरेडी वर्ल्ड में क्राइसिस शुरू हो गया है ऑयल को लेकर। आप देख रहे हैं दुनिया भर में एनर्जी सिक्योरिटी की क्या स्टेटस है। अगर आने वाले समय में, अभी तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात हो रही है, ईरान कह रहा है कि अगर दोबारा उस पर हमला हुआ तो बाब अल मंडेब को भी वो हुती के जरिए लाल सागर में नुकसान पहुंचाएगा, यानी वहां भी वो बंद कर देगा जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया है। मतलब आप सोचिए 20 और 12 32% ग्लोबल चोक पॉइंट जो जहां से तेल गुजरता है उस पर रोक लगा देगा। आपको लगता है कि ये सब बातें जहन में होगी जो निगोशिएशन कर रहे हैं खासकर अमेरिका, क्योंकि ये सारी जो दिक्कत खड़ी हुई है वो अमेरिका के चलते हुई है? देखिए, आपको और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। सबसे पहले हमें यह समझना होगा, दिस इज ए वॉर ऑफ एग्जिस्टेंस फॉर ईरान। तो जब आपके एग्जिस्टेंस पे सवाल आता है तो सारे ऑप्शन आपके लिए खुले हैं। कोई भी चीज़ जो आपके ऑप्शन के लिए ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए, आप उसको करेंगे। ये कूटनीति भी कहती है और ये रणनीति भी कहती है, राजनीति भी कहती है। अब इससे दुनिया को क्या फ़र्क पड़ता है, अमेरिका का क्या होता है, ट्रंप का क्या होता है, दैट इज़ ऑल सेकेंडरी। ईरान के लिए सबसे बड़ी चीज़ है इस समय उनका अपना एग्जिस्टेंस। अगर नेगोशिएटिंग टीम इस फंडामेंटल बात को ध्यान में नहीं रखती है और बार बार ईरान को दबा के हाथ मरोड़ के जैसा चाहे वैसा एग्रीमेंट कराने का प्रयास करती है, ना तो ये कूटनीतिक रूप से सही होगा ना रणनीतिक रूप से सही होगा। बट अमेरिका यही तो कर रहा है। इज्जतदार समाज ट्रंप की दादागिरी के आगे नहीं झुकना चाहेगा।
तो उसकी कीमत वो चुका रहा है। अगर आपको लगता है कि वो इस तरह से करके किसी भी छोटे देश को, आप इस बात को समझिए, क्या अमेरिका ने वियतनाम को दबा दिया? क्या अफगानिस्तान में अमेरिका को सक्सेस मिली? क्या लीबिया में मिली? क्या इराक में मिली? मैं एक सवाल करता हूं जितने भी अमेरिका के थिंकर्स हैं उनको, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज तक अमेरिका ने क्या कोई लड़ाई जीती है? एक भी बता दो। पहली बात, सबसे ज्यादा दुनिया में हत्याकांड अगर किसी ने किया है तो वो अमेरिका की फौजों ने किया है। आपने देखा होगा, चाहे वो इस समय लेबनान की बात हो, चाहे ईरान की बात हो, चाहे इराक की बात हो, सिविलियंस पे अटैक सबसे ज्यादा अगर किसी ने पिछले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किया है तो वो किया है अमेरिकन फोर्सेस ने। तो इस बात को आपको समझना होगा कि अमेरिकन डिप्लोमेसी एंड अमेरिकन मिलिट्री स्ट्रेटेजी डज नॉट रेस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स एंड डज नॉट रेस्पेक्ट डिग्निटी ऑफ सिविलाइजेशंस। सरदाना साहब, आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की, करने के लिए जो ईरान कर रहा है वो सही है, टिट फॉर टैट जरूरी है। बिल्कुल सरदाना साहब, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात की कि उसके लिए एग्जिस्टेंस का सवाल है, यानी किसी भी कीमत पे ईरान के जो हालात हैं वो पीछे हटने को तैयार नहीं। और अमेरिका, राणा साहब, अमेरिका जिस तरह से दादागिरी और जिस तरह से ट्रंप बयान देते हैं कि साहब वो गिड़गिड़ा रहा है मेरे सामने, वो डील करने के लिए रो रहा है, मैं जैसा चाहूंगा वैसे डील होगी, मैं जो शर्तें रहूंगा वो तुम्हें माननी पड़ेंगी। निगोशिएशन ऐसे तो कभी भी नहीं हो सकती कि आप कनपट्टी पे बंदूक लगाकर बोलो कि इस पे हस्ताक्षर करो, ऐसा नहीं चलता। आप जिस देश के साथ बात कर रहे हैं उस देश ने पहले ही आपको बता दिया वो झुकने वालों में नहीं है। देखिए, जहां तक ट्रंप साहब का सवाल है, वो आज क्या कहेंगे और कल क्या कहने वाले हैं, इसमें कोई संगति नहीं है। वो कभी भी किसी भी समय कुछ भी कह सकते हैं। अभी 2 दिन पहले उन्होंने एक नया शगुफा छोड़ दिया कि वो क्यूबा पर हमला करने वाले हैं। तो ट्रंप की जो मानसिक अस्थिरता है उसको लेकर के सारे पश्चिमी जगत में भारी चिंता का माहौल है, और वो एक तरह से बेलगाम है, क्योंकि उनको मालूम है कि वो अगले 2-3 वर्ष तक ही राष्ट्रपति रहेंगे, उसके बाद उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो ना वो अमेरिका के भविष्य के बारे में देख रहे हैं, और अमेरिका में बहुत भारी जनमत ये मानता है कि ट्रंप का चुनाव एक गलती थी और अब वो ट्रंप के खिलाफ है। तो ट्रंप ने पश्चिमी यूरोप को जितना नुकसान पहुंचाया है, पश्चिमी जगत को जितना नुकसान पहुंचाया है, कभी वो जी जिनपिंग के साथ जाकर के हाथ मिलाते हैं, वहां भाई लगभग एक तरह से उनको अपमानित किया गया है। तो ट्रंप जिस तरह की जो राजनीति चला रहे हैं, जिस तरह की जो कूटनीति काम कर रहे हैं सारी दुनिया भर में, चाहे वो इराक का मसला हो, इससे पहले कभी ग्रीनलैंड को धमकी देते हैं, कभी कनाडा को धमकी देते हैं, वेनेजुएला के वहां के राष्ट्रपति को वो उठा के ले आए। तो वो कल क्या करेंगे? राणा साहब, सारी बातें सही है, लेकिन जो ये हाई स्टेक निगोशिएशन इस समय चल रहे हैं, इसका कोई रिजल्ट निकलेगा? आपका अनुमान क्या है, आपका आकलन क्या है? उसमें तो अभी जो अपर हैंड है वो सीधे सीधे ईरान का अपर हैंड दिखाई पड़ता है। जो उनके विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची, उन्होंने तो कह दिया कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है अब उसमें वो पुरानी व्यवस्था नहीं चलेगी, वो उस पर हमारा कब्जा होगा और हम वहां से जो निकलने वाले जहाज होंगे उनसे टोल वसूल करेंगे। और यदि ईरान अपनी इसी नीति पर दृढ़ रहता है तो देखा जाए तो अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती की है और इसका खामियाजा सारी दुनिया को, बिल्कुल सही कहा आपने, इसका खामियाजा सारी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। कार्तिक गौर, मैं आपसे समझना चाहता हूं, सबसे ज्यादा दबाव में मुझे लगता है अगर कोई है तो वो जीसीसी का गल्फ कंट्रीज हैं, और उनका दबाव में होना लाजमी है क्योंकि उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को ईरान सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा चुका है। और ईरान अभी भी कह रहा है कि हम पे हमला हुआ तो टारगेट पे क्या उसे मालूम है। तो आपको लग रहा है कि जीसीसी का दबाव काम करेगा ट्रंप के ऊपर? देखिए, जीसीसी का ऑल्सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ माइंडसेट जो काम कर रहा है। एक माइंडसेट ये है कि भाई एट ऑल कॉस्ट भैया ये रुकना चाहिए। एक माइंडसेट ये भी है जो मैं देख पा रहा हूं कि भैया अगर कभी भी लटकती तलवार नहीं रखनी चाहिए, अभी जो भी डैमेज हुआ है बट यू नो इफ एट ऑल कोई कर सकता है तो ट्रंप कर सकता है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ माइंडसेट। अच्छा, अभी यहाँ पे अटका कहाँ है कि ईरान इज ऑल्सो प्लेइंग सो कॉल्ड स्मार्ट गेम, क्योंकि जो सामने जो दिख रहा है मीडिया को वो एक बड़ा रैशनल या बड़ा ही यू नो समबडी हुम यू कैन टॉक टू सॉर्ट ऑफ पीपल दैट यू सी, लेकिन एक बड़ा चंक जो है वो एक्चुअली एक रेडिकल्स का चंक है जो एक्चुअली रियल में शॉट्स कॉल करते हैं।
तो उनसे जब बात होती है सेकंड लेवल पे तो उनका परसेप्शन तो कुछ अलग ही होता है। इसलिए ट्रंप ने भी बोला था कि भैया हमको पता ही नहीं है कि हम किससे बात करें, क्योंकि एक बंदा एकदम डिफरेंट बात करेगा एंड द मोमेंट एक सेकंड लेवल ऑफ टॉक्स जाती है तो दे आर कंप्लीटली सो चार मुंह से बात कर रहा है ईरान भी। और उनका ये एक हमको समझना पड़ेगा एज इंडियंस, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि भैया अमेरिका या ट्रंप के खिलाफ इतनी नाराजगी है तो कई बार हम भी एक रैशनल चीज नहीं सोचते हैं कि भैया वी आर टॉकिंग टू अ रिजीम और ये रिजीम का प्रॉब्लम या एडवांटेज यही होता है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता वो अगर उनको अपनी सिविलियन पॉपुलेशन को फूंक मारना पड़े। सो व्हेन यू आर टॉकिंग टू सच अ कंट्री, उसमें उस कंट्री का एडवांटेज होता ही है क्योंकि उसको तो अपने सिविलियन पॉपुलेशन की परवाह ही नहीं है। सिमिलर टू यू टॉकिंग टू एन अफगान रिजीम और टू लार्ज एक्सटेंट पाकिस्तान ऑल्सो, क्योंकि आप अगर उनको बोलोगे कि भैया हम अटैक कर देंगे या फॉर दैट मैटर इवन न्यूक्लियर अटैक करेंगे, उनको क्या फर्क पड़ता है। और ईरान का जनमत तो इस पक्ष में है कि साहब अगर आप झुकिए मत, अगर दोबारा युद्ध करना पड़ा है तो युद्ध करिए। कम से कम ये नैरेटिव तो कम से कम ईरान की ओर से बाहर आ ही रहा है। तो एक हाँ, पर उनका जनमत किसको पता है, इंटरनेट इतने टाइम से बंद है। मैं वही तो कह रहा हूं, कम से कम नैरेटिव तो है ना। ये नेगोशिएशन में यही तो प्रेशर टैक्टिक्स होते हैं जो देश अपनाते हैं। जनरल मैस्टन, एक और बात मैं कह रहा हूं, अगर मान लीजिए अगर इनरिच यूरेनियम पे बात अटक रही है तो साहब भाई ईरान के लोग भी कहेंगे कि आप युद्ध तो नहीं हारे लेकिन नेगोशिएशन टेबल पे आप हार गए अमेरिका के सामने। जिस इनरिच यूरेनियम को लेकर आप पूरी ताकत से खड़े हुए थे उसी को अब आप देश से बाहर भेज रहे हैं। तो एक देश को दूसरे देश की मजबूरी भी समझनी होगी, ईरान को भी और अमेरिका को भी, लेकिन दोनों ये समझने को तैयार नहीं दिखाई दे रहे हैं, कम से कम अब तक जो बातें छनकर बाहर के निकल के आई हैं। देखिए ऐसा है, ये यूरेनियम तो एक इश्यू है, लेकिन इश्यू अगर हम बहुत इसको बड़े पर्सपेक्टिव में देखें, एक बड़ी बैलेंस्ड अप्रोच में, अभी मेरे ख्याल पिछले पैनलिस्ट ने कुछ अच्छी चीजें ये बोली हैं कि देखिए ईरान की स्ट्रेटेजी क्या रही है। लेट अस अंडरस्टैंड दी ओवरऑल स्ट्रेटेजी। ये वॉर की हम बात नहीं कर रहे हैं। आज अगर हम बात करते हैं अमेरिकन बेसेस की गल्फ में, तो ईरान ने भी अपने इतने बेसेस बनाए हैं, ये जो इनकी गुड फोर्स है, ये जो प्रॉक्सीज है, हिजबुल्लाह, हमास, हूती, ये भी तो किसी देश में बनाए हैं। आज ये लेबनान को खराब करने की जिम्मेदारी पूरे ईरान की है, इन्होंने जो किया है। अब एक्सिस्टेंस की प्रॉब्लम है, तो सबसे बड़ी एक्सिस्टेंस की प्रॉब्लम तो है इजराइल की। उनकी वर्ल्ड में पॉपुलेशन 0.02% है, और अगर आप दूसरी कम्युनिटी शिया की भी देखिए या पूरे इस्लाम की ऑलमोस्ट 47%, 45% है वर्ल्ड की पॉपुलेशन। तो थ्रेट तो सबसे बड़ा आज इजराइल को है। बट आप देख रहे हैं जनरल मैस्टन, इस पूरी बातचीत की प्रक्रिया से इजराइल को पूरी तरह बाहर रखा गया है। यानी ट्रंप साहब भी अमेरिकी जनमत के भाव को समझ रहे, इसलिए उन्होंने इजराइल को बिल्कुल बाहर रखा हुआ है, क्योंकि वो जानते हैं कि सबसे बड़ा रोड़ा अगर कोई अटकाएगा तो वो इजराइल है। नहीं, देखिए अगर आप 7 अक्टूबर को देखें, वो नैरेटिव सारा विश्व में बदली हो गया है और ये कई वेस्टर्न नेशन भी स्ट्रैप में आ गए हैं। 7/11 शुरू कहां से हुआ है? हमास ने जरूर किया, लेकिन ये जो अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क है, और जो एज अ मिलिट्री मैन मैं बोलना चाहूँ, मैं भी अपनी आर्मी को भी जानता हूँ और इतनी आर्मी में हमने देखा है, मैं खुद कई देश में गया हूँ, किसी भी आर्मी में ऐसी सिटीज नहीं बना रखी है अंडरग्राउंड, ये इतनी डीप टनल्स और पूरी सिटीज। ये साफ जाहिर होता है कि मंशा क्या थी ईरान की। ईरान की मंशा बहुत क्लियर थी, न्यूक्लियर वेपन को एक्वायर करना, और ये जो हथियार हैं ये इजराइल के खिलाफ भी नहीं है, ये पूरी गल्फ स्टेट्स के साथ भी थे। ये लड़ाई आज नहीं कल तो होनी थी। कारण ये है कि ईरान हमेशा चाहता था कि पूरे इस इलाके में स्टेट ऑफ हॉर्मुज और ये जो अरब इन्फ्लुएंस को भी हटा के वो पर्शियन इन्फ्लुएंस। जनरल मैस्टन, इसमें गलत क्या है? अरे हमारे यहाँ भी कहते हैं क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, और ईरान ने अपनी गरल में चाहे मिसाइल सिटी बनाई है, ड्रोन सिटी बनाई है, तो ये तो तभी जब इराक ने ईरान पे हमला किया था अमेरिका के कहने पर, तभी ईरान के समझ में आ गया था। तैयारियां तो वहीं से शुरू हो गई थी। आप सोचिए, इतनी बंदिशों के बाद भी आप इतनी बड़ी बड़ी मिसाइलें और ऐसे ऐसे ड्रोन बना दे रहे हैं अपनी घरेलू टेक्नोलॉजी से। भाई ये तो दुनिया को चौंकाया है ईरान ने कम से कम इस युद्ध में। नहीं, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, पर अगर आप यही देखिए नीचे का वो जो इलाका देखिए, जो अरेबियन पेनिनसुला है, उस पूरे देश को देखिए, 6 कंट्रीज को, GCC,
वो कितनी डेवलपमेंट, पीस और प्रॉस्पेरिटी में जा रही है। ऊपर वाले ये सारे कंट्रीज देख लिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसके बाद ये इराक, ईरान, सीरिया, ये लेबनान, ये ऊपर वाले आप उसको देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर हर 24 घंटे बाद रेडिकलिज्म और क्या क्या होता है, मतलब आग लगी हुई है। बिल्कुल। तो ये वो ठीक है, अगर ईरान कर रहा है तो फिर उसका परिणाम भी ये होगा। और ये ईरान ने भारत के 717 सी फेयरर्स को इस लड़ाई से पहले 3 साल के अंदर पकड़ा हुआ है, और आपको पता है कितने चार्जेस लगाए उनके ऊपर, स्मगलिंग के ऊपर और क्या क्या। तो ये टैक्स तो पहले ही ले रहे थे, कई शिप और अब उसको वो रेगुलराइज करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो बहरहाल मुझे लगता है कि ये भी एक क्रूशियल इशू है जनरल मेस्टन की, आपको टोल लेने का अधिकार नहीं दिया जाएगा और दुनिया इसको अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि ये तो फिर आपकी मनमानी चलेगी। और अभी भी आप लेवरेज के तौर पे असली न्यूक्लियर वेपन तो मुझे लगता है ईरान के पास जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जिसका वो इस्तेमाल कर रहा है। सरदाना साहब, लेकिन हमारी सबसे बड़ी चिंता क्या है, चाहे वो भारत हो, चाइना हो, सब इनकी एनर्जी सिक्योरिटी का क्या होगा। हमारी डिपेंडेंसी 90% है, ना सिर्फ ऑयल पे, गैस पे, बल्कि आप देखिए फर्टिलाइजर्स पे और तमाम चीज़ों पे। वो बड़ा इंपॉर्टेंट रूट है हमारा। तो क्या जब ये नेगोशिएशन चल रही होगी, ट्रंप साहब पे ये प्रेशर होगा दुनिया का कि साहब आपके एक तरफा फैसले ने पहले ही दुनिया को बहुत मुश्किल में डाल दिया है, आप कम से कम मत डालिए। देखिए, जब इंटरनेशनल लेवल पे बातें आती हैं तो आपके दर्द आपको संभालने हैं, आपका पड़ोसी नहीं संभालेगा। ईरान अपनी बात करेगा, अमेरिका अपनी बात करेगा, पाकिस्तान अपनी बात करेगा, चीन अपनी बात करेगा, रशिया अपनी बात करेगा। भारत के लिए क्यों कोई अपना सिर खपाएगा? मुझे एक कारण बता दीजिए। ये तब ही होता है जब आपके पास कोई लिवरेज होता है। अगर आज आप भारत पे डिपेंडेंट होते और आपको लगता कि अगर भारत को तेल नहीं मिला तो हमारा भी नुकसान होगा, तब आप उसकी चिंता करते। तो स्थिति बहुत क्लियर है। जैसे कि अमेरिका को पता है कि अगर चाइनीज़ इकोनॉमी डूबती है तो सबसे पहले अमेरिका का नुकसान होगा, उनके डॉलर पे नुकसान होगा और वहाँ जो अर्थव्यवस्था है वो बिगड़ेगी, क्योंकि सारा सप्लाई चेन चाइना से है। तो इसीलिए अमेरिका के जो नेवल शिप हैं वो चाइना की सप्लाई लाइन को नहीं रोक सकते। उनको ये पता है, चाहे वो बोले कुछ भी। तो ये आपको अपना पहले घर ठीक करना होगा। भारत को अपने मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम हमने 12 साल पहले शुरू किया था, उसको आधा अधूरा हम लोगों ने छोड़ दिया। हमने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी की प्लानिंग नहीं करी। हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं और सारा मटेरियल हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार से लाके अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। क्या ये लॉजिकल है? कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने घर को खुद नहीं सुधारोगे, अपने घर में खुद सफाई नहीं करोगे, तो क्या पड़ोसी? बिल्कुल, आपने सरदाना साहब सही कहा, और ये अपॉर्चुनिटी है। मतलब बहुत सिंपल है। ये अमेरिका ईरान वॉर ने हमें सिखाया भी है साहब, एक अवसर भी दिया है। मुझे लगता है जब हमारे पास फूड क्राइसिस आया, हमने फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू किया, इकोनॉमिक क्राइसिस आया, हमने ग्लोबलाइजेशन के तमाम प्रयास किए, और आज हमारे साथ में एनर्जी सिक्योरिटी का क्राइसिस आया। ये एक अपॉर्चुनिटी है। और मुझे लगता है जो अभी कुछ देर पहले प्रधानमंत्री और मार्को रूबियो के बीच बातचीत हुई थी, उसमें ईरान का जिक्र आया नहीं, उसमें मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन ज़रूर आया होगा। मुझे लगता है ये हमने अपने कंसर्न जरूर बताए होंगे अमेरिका को, साहब आपकी गलती के चलते हमारे लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा बयान सामने आया है, ईरान को वैश्विक ऊर्जा बाजार को बंधक नहीं बनाने देंगे। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है, जैसा कि मैंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मार्को रूबियो की बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कूटनीति के जरिए रास्ता निकालने का सुझाव दिया है। ये एक महत्वपूर्ण पहलू है जिस पे बात होनी चाहिए। पूर्णिमा नाथ जी, मार्को रूबियो इस समय भारत में हैं, प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात हो गई है और पूरा देश, मतलब दुनिया के जितने देश हैं, वो हर कोई अमेरिका को यही कह रहा है कि आप बातचीत से रास्ता निकालिए, नेगोशिएशन से रास्ता निकालिए। क्या ये प्रेशर काम करेगा? देखिए, अगर कोई एंटिटी, कोई कंट्री नेगोशिएशन के बीच में जाके बॉम्बिंग कर दे, आपको लगता है वो बातचीत के लिए रेडी थे, तैयार थे, या नाटक कर रहे थे? तो द आइडिया दैट अमेरिका जो भी करता है वो सही है, और मेरे ख्याल से बातचीत में ये भी आ चुकी थी, कह रहे थे कि ईरान इज़ अ रेजीम। बहुत अच्छी बात है, ईरान को आप रेजीम बोल रहे हो,
लेकिन अमेरिका का जो गवर्नमेंट है उसको को भी कोई रिजीम बोलने से डरते क्यों है? अमेरिका का रिजीम नहीं है, ट्रम्प का रिजीम नहीं है। आज तक जो 1945 से 2055 ईयर्स में आपने 80 कू करवाई है दुनिया में, और इराक ईरान का वार ही ले ले हम 1980 की 8 साल में 1 मिलियन लोगों को मार दिए। और अमेरिका का सपोर्ट किसके ऊपर था? इराक के सद्दाम हुसैन के। उसी सद्दाम को उन्होंने मार दिया बाद में जाके। तो आप मुझे बताइए, उस युद्ध में लिटरली लगभग आप कुल मिला के 1 मिलियन जो लोग मारे हैं वो सिर्फ इराकी और ईरानी मरे हैं, और उसमें 500,000 मरे हैं ईरानियन साइड से, 500,000 इराकी साइड से। अमेरिकन कितने मरे उस युद्ध में? मेरा क्वेश्चन ये है कि जब अमेरिका कू करवाता है वो रेजिम नहीं होती है। अमेरिका अभी ईरान पे बॉम्बिंग किया है निगोशिएशन के बीच में, वो रेजिम नहीं है, ट्रम्प की रेजिम नहीं है, वो टेररिस्ट नहीं है। ईरान टेररिस्ट है, ईरान के लोग टेररिस्ट है, ईरान के रेजिम है। तो ये जो नैरेटिव बनाया जाता है ना, ये नैरेटिव, ये जो इन्फ्लुएंस ऑफ अमेरिकन एंड वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है, दिस इज समथिंग दैट आई हैव बीन कॉन्स्टेंटली सीइंग इन इंडियन मीडिया एंड इन इंडियन इन्फ्लुएंसर्स आल्सो, एंड दिस हिपोक्रेसी इज ग्लेयरिंग इन फ्रंट ऑफ आवर आइज। हमें ये क्वेश्चन हमें करा नहीं जाता। अभी आपको मैं आज की बात करती हूँ, जयशंकर जी स्पेसिफिकली 2 बार आए यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में। वो पहली बार वो लास्ट टाइम इनॉग्रेशन में आए थे ट्रम्प के, वहाँ पे ट्रम्प से मिले थे। आई एम श्योर ही मस्ट हैव मेट हिम, बट वो पिक्चर एक वायरल हो गई थी, फर्स्ट रो में बैठे हुए थे। लेकिन आप मुझे बताइए, मार्को रूबियो और प्रेसिडेंट जयशंकर सिमिलर रोल पे नहीं है, दोनों फॉरेन मिनिस्टर है। लेकिन आज मार्को रूबियो पीएम मोदी से मिलने गए हैं स्पेसिफिकली। अब यहाँ पे कितना मीटिंग हुआ जहाँ पे जयशंकर जी का यहाँ पे ट्रम्प से मीटिंग हुआ है? The point I'm trying to say is this glaring. मैं समझ गया आपकी बात। यहाँ तो आप तो कह रही, वो तो फिर भी विदेश मंत्री है, जो एम्बेसडर हैं सर्जियो गौर, उन्हें जितनी तवज्जो मिल रही, मुझे नहीं लगता किसी भी देश के एम्बेसडर को भारत के इतिहास में इतनी तवज्जो मिली होगी जितनी सर्जियो गौर को तवज्जो मिलते हैं हम देख रहे हैं। लेकिन गौर साहब, ये जो पूर्णिमा जी ने कहा कि आप ईरान की रिजीम को तो रिजीम कह रहे हैं, लेकिन आप अमेरिका को भी तो देखिए, अच्छी खासी बातचीत चल रही थी। तब तो ओमान के जो बीच में बातचीत कर रहे थे, उन्होंने ये तक कहा कि ईरान तब तैयार हो गया था अपना ये एनरिच यूरेनियम स्टॉक पाइल देश से बाहर भेजने के लिए, लेकिन आपने हमला कर दिया। कार्तिक, देखिए, एक तो इसमें 2 चीज हमको एक बहुत ही क्लियर करनी चाहिए। एक तो इट इज नॉट अ फेयर वर्ल्ड। अमेरिका इज अ सुपर पावर और इज द सोल सुपर पावर बोथ इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री एंड इकोनॉमी। ये चीज हमको क्लियर करनी चाहिए। तो अगर हम कंपेयर करते रहेंगे कि जो ट्रम्प कर सकता है वो XYZ क्यों नहीं कर सकता, XYZ नहीं कर सकता, ये फैक्ट ऑफ लाइफ है। ये चीज हमको क्लियर करनी चाहिए। सेकेंडली, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिजीम एंड अ गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट को आप चेंज कर सकते हो, यू कैन वोट आउट अ गवर्नमेंट। एक रिजीम को आप वोट आउट नहीं कर सकते हो बिकॉज देयर आर नो वोटिंग राइट्स। आई एग्री, बट पूर्णिमा जी सही कह रही है, ये भी तो रिजीम की तरह काम कर रहे हैं ना। मैं जो चाहूंगा वो होगा। आप कह रहे हैं कि आपको मैं एक प्रपोजल भेज रहा हूं, इसे चुपचाप मान लीजिए। भाई, कहां होता है नेगोशिएशन में ऐसा? और किससे आप कह रहे हैं, जिससे आप 40 दिन युद्ध लड़ चुके हैं, जिसने आपके तकरीबन 42 हथियारों को, जिनको आप सबसे ताकतवर हथियार मानते थे आसमान में, उन्हें जमीन में मिट्टी में मिला दिया, और अपनी घरेलू तकनीक से। उसमें चाइना होगा पीछे, उनकी कोई एग्री मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी किया ना उन्होंने। हाँ, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे हमारे शास्त्र में लिखा है कि वीर भोग्य वसुंधरा, हम क्यों कह रहे हैं कि भैया आप ट्रम्प को कुछ ज्यादा ही रिस्पेक्ट दे रहे हो, मोदी जी को सामने से कुछ कहना चाहिए, प्रिसाइसली फॉर दिस रीजन कि भैया आप उसको जितना ही लिवरेज देते जाओगे वो धीरे 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 करके आपको ज्यादा इंसल्ट करता रहेगा। द चॉइस इज योर्स, वेदर यू वांट टू बिकम अ चाइना और यू वांट टू बिकम टॉक लाइक अ ब्राजील, वेयर एटलीस्ट यू शो समथिंग। बट वास्तविकता यह है कार्तिक, हम चाइना नहीं है, चाइना के पास रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। बिल्कुल, हमारे पास लिवरेज नहीं है। वो हमें डिक्टेट कर रहा है कि हम वेनेजुएला से तेल खरीदें, वो हमें डिक्टेट कर रहा है हम फला जगह से तेल खरीदें। मैं एग्जैक्टली हमारे पास वो लिवरेज नहीं है। देखिए, वास्तविकता, ये केवल सरकारों की बात नहीं है, कोई भी सरकार होती वो यही करती, ये वास्तविकता है और इसे हमें मान लेना चाहिए।
एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूं कि वी हैव टू एक्सेप्ट दैट वी डोंट हैव लिवरेज, और हमारी हालत ऐसी है कि वहां पे ईरान भी हमारे शिप्स को फायर करता है, हमारी शिप को डुबो देता है, तो आगे कुआं पीछे खाई जैसी बात है। ओके, पूर्णिमा हमारे कुछ लिए। कहना चाह रही है। ओके पूर्णिमा, जल्दी से, उसके बाद मेस्टन और राणा साहब के पास में जाऊंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही थी कि अगर ये दिखाने की बात होती है कि किसके पास कितना लेवरेज है, ईरान के पास कितना लेवरेज थी। आज ईरान के ऊपर 13,000 ऑलमोस्ट 13,000 सैंक्शंस लगाए गए, उनके करेंसी को ध्वंस कर दिया, उनके लिटरली एम्बार्गो लगा के उनको किसके साथ बिजनेस करना है उसका भी लिटरली खत्म कर दिया कंट्री को। और यहाँ से नैरेटिव बनाया जाता है वहाँ पे कितने लोग मारा जाता है। नंबर कहाँ से आ रहा है? CIA से आ रहा है, मोसाद से आ रही है। द क्वेश्चन इज नॉट लेवरेज, द क्वेश्चन इज आपके पास हिम्मत है कि नहीं। ईरान ने आज ने जो करके दिखाया वो दुनिया के सामने हीरो बन के खड़ा हुआ है। ठीक है। उनके पास है कुछ नहीं। ठीक है। आपके कंट्री में एक साइंटिस्ट को मारने के बाद आपका क्या सिचुएशन हो चुका था, आपको याद नहीं है? होमी बाबा को मार दिया था तो वो आपकी स्पेस टेक्नोलॉजी का क्या सिचुएशन हो चुका था, आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम का क्या सिचुएशन हो चुका था। यहाँ पे ईरान में 25-26 साइंटिस्ट को मारा है, अभी भी वो जिंदा है इस वार के जरिए। यही तो पूर्णिमा जी ईरान को सबसे अलग बनाता है। उनकी पूरी रिजीम देखिए, उनके सुप्रीम लीडर को मार दिया, उनके कई कमांडरों को मार दिया, उनके कई वैज्ञानिकों को मार दिया, उसके बाद भी वो खड़ा है, वही उसे अलग बताता है। राणा साहब, लेकिन एक बात में आता हूं पूर्णिमा जी, मेरे पास समय बहुत कम है। राणा साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या दुनिया का दबाव ट्रंप समझते हैं या वो अपनी मनमौजी चाल पे ही चल रहे हैं कि जो मैं चाहूंगा वही करूंगा? मेरे ख्याल में वो नहीं समझते हैं, लेकिन ईरान ने जिस तरह से उनका प्रतिरोध किया है उसके बाद ये एहसास उन्हें जरूर हो गया है कि ईरान को निश्चित रूप से एक डिसाइसिव डिफीट देना संभव नहीं है, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो स्ट्रेटेजिक विक्ट्री तो अभी, या सफलता की विक्ट्री भी ना कहिए, तो जो स्ट्रेटेजिक सफलता है वो तो ईरान के ही हाथ लगी है, क्योंकि हॉर्मुज को जिस तरह से बंद किया है, जिस तरह से वो जहाजों से टोल वसूल कर रहे हैं, तो उस और जिस तरह से उन्होंने जो अमेरिका के एलाइज है मिडिल ईस्ट में उनको हैरेस किया है, उनके ऊपर हमले किए हैं, तो कुल मिलाकर के अमेरिका को दिखा दिया कि भाई आप हमसे सीधे सीधे सैनिक रूप से विजय हासिल नहीं कर सकते, और यदि आपने हमें कोई नुकसान भी पहुंचा दिया तो हम उससे कई गुना ज्यादा नुकसान, न केवल आपको तो भले ही नुकसान ना हो क्योंकि आप तो 7 समुंदर पार बैठे हुए हैं, लेकिन आपके मित्रों को जो मिडिल ईस्ट में है और जो उन मित्रों को आपने सुरक्षा की गारंटी दी है। सबसे दिलचस्प बात यह है, क्लियर है, उन मित्रों को सबसे बड़ी सुरक्षा की गारंटी अमेरिका ने दी है जी, लेकिन वो गारंटी काम नहीं की, बिल्कुल दिया ईरान ने कि आप कितनी भी गारंटी दीजिए वो किसी को नहीं जनरल आ रही है। और सबसे अमेरिका से ज्यादा बेचैनी इस समय सऊदी अरब में और यूएई जैसे देशों में है। सर, आप सोचिए दशकों से जिन्होंने मेहनत से अपना इतना बड़ा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, अपना इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, वो एक मिसाइल उसे तबाह कर दे रही है, तो उसका दुख तो उन्हें होगा। लेकिन जनरल मेस्टन, मैं आपको एक चीज आपसे समझना चाहता हूं, आपका तो इतना अनुभव रहा है भारतीय सेना में। F-15E स्ट्राइक ईगल के 4 जेट गिरा दिए, F-35A लाइटनिंग गिरा दिया, A-10 थंडरबोल्ट गिरा दिया, KC-135 स्ट्रेटो टैंकर गिरा दिया, MC-130J कमांडो 2 गिरा दिए, और MQ-9 रिपर ड्रोन जिसको सबसे ताकतवर 24 गिरा दिए। कुल मिलाकर मैं देख रहा था लगभग 29 बिलियन, यानी 40 दिन में 29 बिलियन के हथियारों को धूल मिट्टी में मिला दिया ईरान ने। अमेरिका के चाहे दिखाए ना, लेकिन मन में तो ये चल रहा होगा उनके कमांडर्स के भी। हाँ बिल्कुल, ये तो मैं भी कई बार इस पे सोचा हूँ। देखिए, लड़ाई में दोनों तरफ कैजुअलिटीज और नुकसान तो होता है, लेकिन ये डिसप्रोपोर्शनेट नुकसान हुआ है। कुछ तो फ्रेंडली फायर भी इनके हो गए, जो आपने देखा था कुवैत में आपस में वो उनके फ्रेंडली फायर से 2-3 जहाज डाउन हो गए थे। और कुछ मेरे को लगता है टेक्निकल, मतलब इनके जो ट्रेनिंग है, अभी आपने एक और देखा, अभी अमेरिका में एयर शो में 2 जहाज आपस में टकरा गए, तो जाहिर है ये जो ट्रेनिंग है ये शायद कुछ प्रॉब्लम है। दूसरा, इनके काफी मिलिट्री इक्विपमेंट जैसे आपने बताया वो कतार में और ये जितने मिलिट्री बेसिस हैं उस पे भी डिस्ट्रॉय हुए क्योंकि वो खड़े हुए थे ग्राउंड में, और कुछ फ्लाइंग में भी हुए। जैसे आपको पता है एक F-35 एयरक्राफ्ट भी जिसमें पायलट बेल आउट हुआ था, सॉरी F-15। तो प्रॉब्लम तो है, लेकिन यस कैजुअलिटीज होती हैं, लेकिन मैं इतना बोलना चाहूंगा एज अ मिलिट्री मैन, ये डिसप्रोपोर्शनेट कैजुअलिटीज हैं। अमेरिकन सेना को इस पे
सोच विचार करना पड़ेगा। इतनी ठीक है जनरल मेस्टन, आप सभी मेहमानों का मैं बहुत धन्यवाद करूंगा। आप समय निकाल के न्यूज नेशन के मंच पे आए, अपने महत्वपूर्ण अनुभव को हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। बहुत आभार, धन्यवाद आपका। तो कुल मिलाकर अगले 48 घंटे अमेरिका ईरान के बीच बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, इस लिहाज से कि शांति समझौता टूटेगा या शांति की कोई उम्मीद बाहर निकल कर आएगी, क्योंकि पूरी दुनिया में एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर जो हाहाकार मचा है वो तभी शांत हो सकता है जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तभी खुलेगा जब अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता का कोई नतीजा निकलकर सामने आएगा। बहुत धन्यवाद इस चर्चा को देखने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।